इस बिंदु पर डॉयल इन जोकरों को मारने और कोरिया से भागने की संभावना पर विचार करने लगा है। जहां तक डोंगू की बात है, उसे एक अभ्यास के रूप में सजा मिल रही है। बेचारा नहीं जानता कि उसके साथ मजाक किया जा रहा है या उसे प्रशिक्षित किया जा रहा है। उसने इसे चाहा था, इसलिए उसे मजबूर किया जा रहा है कि वह अपने शारीरिक शरीर, विशेष रूप से अपने निचले शरीर का प्रशिक्षण करे। भले ही डॉयल ने अभी तक उसे एक भी तकनीक नहीं सिखाई है, हमारा लड़का परवाह नहीं करता अगर वह शिकायत या रोना भी करे। वो बस अपने तरीके से चीजें संभाल रहा है। बाद में रॉयल सियोक डोंगहे के उन्मूलन के लिए 6 लाख वॉन की मांग करता है। प्रदर्शन बोनस एक बहुत ऊंची राशि है। यद्यपि वह केवल 1 लाख होना चाहिए, डोयल तर्क देता है कि सियोक डोंगहे को हराने के लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होगी, क्योंकि वह बस अभी जिस गिरोह को समाप्त किया है उसने पहले से ही अपना शोध कर लिया है। लेकिन डोयल चौथी दीवार तोड़ता है और तर्क देता है कि जो दुश्मन बाद में आते हैं वे हमेशा अधिक मजबूत होते हैं, एक नियम कथा में। और जब डोंगू के साथ एक परेशान करने वाले टीम के साथी के रूप में काम करने की बात आती है तो चीजें और भी कठिन हो जाती हैं। डोयल ने उसे इतना प्रशिक्षण देने के लिए सहमति दी कि वह मरकर उसका सर्वश्रेष्ठ साबित कर सके, और अब यही समय है कि वह ऐसा करे। वह चाहता है कि डोंगू अपने पहले प्रतिद्वंद्वी पार्क कांग वुक को पराजित करे। अब स्कूल में सबसे ताकतवर व्यक्ति कांग वुक है, क्योंकि बाकी बुली डर के मारे ट्रांसफर हो गए हैं। वह चाहता है कि डोंगू कांग वुक को हराकर सुमुन क्षेत्र पर खुद कब्जा कर ले। डोंगू समझ नहीं पा रहा है कि यह कैसे होगा, क्योंकि डोयल पहले से ही बॉस है। लेकिन हमारा लड़का तर्क करता है कि उसकी क्षमता विश्वस्तरीय है और एक छोटे से हाई स्कूल तक सीमित नहीं है। डोंगहू खुद को एक कठोर बॉस के रूप में स्कूल को नियंत्रित करते हुए देखता है। डोयल उसे बताता है कि अगर वह स्कूल पर काबू पाता है तो वे एक ही हफ्ते में सामूहिक रूप से सियोकड़ों को ध्वस्त कर सकते हैं। वापस कक्षा में छात्र डोंगहू के कांगवूक को आमने सामने की लड़ाई के लिए चुनौती देने की अफवाहें फुसफुसा रहे हैं। वे सोचते हैं कि क्या डोंगहू का रवैया बदल गया है स्थानांतरित छात्र से मिलने के बाद, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया होता। लड़ाई ऑडिटोरियम में होगी, इसलिए छात्र दर्शकों के सदस्य बनने के लिए दौड़ पड़ते हैं। पूरा स्कूल इकट्ठा हो गया है, दोनों लड़ाकों के चारों ओर। डोंगहू हमेशा की तरह घबराया हुआ है, जबकि कांगवुक सोच रहा है कि उसके साथ हमेशा की तरह मजाक किया जा रहा है। दोनों के बीच आधिकारिक मुकाबला शुरू होने वाला है। जहां तक डॉयल की बात है, वह तेजी से जीचोल को जमीन पर पटकने के लिए जिम्मेदार पोस्टर बॉय बन गया है। हर एक प्रत्यक्षदर्शी इस तथ्य की पुष्टि करता है। भले ही उनकी लड़ाई की फुटेज मिटा दी गई थी, वे सोचते हैं कि जिक्योल के व्हील चेयर में होने का कारण क्या हो सकता है और उसने अपने गैंग को चलाना क्यों छोड़ दिया। यहां तक कि वे यह भी मान लेते हैं कि नेशनल फेडरेशन ने उसे रोकने के लिए जिम्मेदार था। फिर भी ये समझ नहीं आता कि सुमुने हाई स्कूल के कमजोर लोग इस हद तक मनोविकार को कैसे हरा सकते थे। इसके बावजूद 12 राष्ट्रों को धोखा देने के लिए तैयार कुछ नीच लोग थे, और यह सोच में डूबा भुजंग उन चूहों का ख्याल रखने के लिए यहाँ है। वह संघ सिख के नेतृत्व वाले एक समूह का सामना करता है जिसने अपने व्यवसाय के लिए अपने बॉस के साथ विश्वासघात किया। संघ सिख अपने लोगों को उस पर हमला करने का आदेश देता है, लेकिन वे सभी एक के बाद एक मक्खियों की तरह गिर जाते हैं। वह यहाँ तक कि उनमें से एक को पकड़कर उसके चेहरे पर जोर से घुटना मारता है। दृश्य क्रूर है, क्योंकि यह आदमी चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, अपने शिकारों को ध्वस्त कर रहा है। वह आगे बढ़ता है और बाकी गंदगी का सफाया करता है। सांगसिक तक पहुंचता है और एक हथौड़े को पकड़ लेता है। जहां वह खड़ा होता है वहीं कांपते हुए सांगसिक उसे मारने की कोशिश करता है। केवल हथौड़े के पूरे वजन से उसका चेहरा चकनाचूर हो जाता है। यातना की भयानक आवाज कमरा भर में गूंजने लगती है। संगसिक को सियोक डोंग हाई के नेता के साथ विश्वासघात करने के लिए कुचल दिया गया था। इस विशाल व्यक्ति के लिए वह गैंग में दूसरे स्थान पर है, जो कि जंग चुनसिक के रूप में जाना जाता है, जो उनकी इवेंचुअल मुठभेड़ में डोयुल को कुचल देने की कसम खाता है। ऑडिटोरियम में वापस छात्र उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। डोयुल लड़ाई को आराम से देख रहे हैं। डोंगू के प्रतिद्वंद्वी ने अभी अभी उसे बेहोश कर दिया है। कमजोर खिलाड़ी पूरी तरह से नीचे गिर चुका है। भारी हमले झेलने के बावजूद डोंगू साहस जुटाकर खड़ा हो जाता है। उसके सहपाठी ये देखकर चौंक जाते हैं कि उसने इतने भयानक मुक्के के बाद भी उठने का साहस किया। उसका प्रतिद्वंद्वी शुरू से ही भारी पड़ रहा था और उसे बर्बाद करने के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर भी डोंगू की धैर्य शक्ति दिखाते हुए वह अब भी उठता है, अपने सहपाठियों को प्रभावित करता है और अपने प्रतिद्वंद्वी के लिए चिंता बढ़ाता है। अपने चेहरे से खून पोंछते हुए वह पहले का कायर अब एक दृढ़ योद्धा की तरह खड़ा है, जो द्वार दो के लिए तैयार है। उसके प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दी, इसलिए उसने डोंगू को नीचे गिराने के प्रयास में फिर से एक पंच लगाने की कोशिश की। तीव्र हुक उसे लड़खड़ा देता है, लेकिन ऐसी मार खाना उसके लिए नया नहीं था। जवाब में डोंगहू ने एक मुक्का मारा, लेकिन यह एक बेकार हमला था, जिससे उसके प्रतिद्वंद्वी ने उसके पेट में भारी घुटने से जवाब दिया। उसे कमजोर कहकर गाली दी। पिछली हमले से उबर नहीं पाने के कारण डोंगहू को फिर से एक भारी मार सीधे उसके चेहरे पर पड़ी, जिससे उसके शरीर में बिजली की लहर दौड़ गई और वह जिम के दूसरी ओर जा गिरा। ये दृश्य उसके दोस्त को उस बातचीत की याद दिलाता है जो उसने साझा की थी। डोंगहू ने गर्व से बताया कि उन्हें उस सर्वश्रेष्ठ फाइटर द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा था जिसे वह जानता था। हालांकि वह अभी तक यह समझ नहीं पाया था कि डॉयल ने उसे जिस स्पष्ट प्रशिक्षण से गुजारा है उसके लक्ष्य क्या हैं। अब डॉयल पर निर्भर रहना बंद करने का समय आ गया था, लेकिन उसके दोस्त ने सुझाव दिया कि शायद डॉयल की ताकत पर निर्भर रहना एक अच्छी बात थी, क्योंकि वह व्यक्ति उस राक्षस के रूप में पैदा हुआ था और डोंगहू और उसके जैसे सामान्य लोग केवल आम लोग थे। उस बातचीत को याद करते हुए खून फर्श पर टपकता है, क्योंकि उसके सहपाठी पूछने लगते हैं कि क्या डोंगहू ने इस लड़ाई को जारी रखने के लिए सिर्फ अपना होश खो दिया है। वे पूछने लगते हैं कि क्या यह वास्तव में वही डोंगहू है जिसे वे अब तक जानते थे। एक लड़का जो जमीन पर रहने से इनकार करता है, एक लड़का जो मार खाने के बावजूद हमेशा उठ खड़ा होता है। लड़ाई की मुद्रा अपनाते हुए वह अपने प्रतिद्वंद्वी को बड़ी उलझन में डाल देता है। देखिए,
ये वही लड़का है, लड़का जो ठीक से घूंसा भी नहीं मार सकता, फिर भी उसकी आंखों में एक दृढ़ योद्धा की तरह की चमक है, जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा का सामना करने के लिए तैयार है। यह दृश्य उसके प्रतिद्वंद्वी को योंगचान के साथ बिल्कुल वैसी ही स्थिति की याद दिलाता है, क्योंकि डॉयल की मदद के बिना लड़का अपने आप में बेकार है। फिर भी उसने योंगचान को दृढ़ निश्चय की नजर दिखाई। एकमात्र तार्किक निष्कर्ष यह है कि वह बहादुरी दिखाने का नाटक कर रहा होगा, यह भ्रम में सोचते हुए कि यह उसकी स्थिति सुधारने में मदद करेगा, या तो ऐसा उसका प्रतिद्वंद्वी मानता है। इस बार वह दृढ़ संकल्पित है कि वह डोंगू को हमेशा के लिए नीचे गिरा देगा, इसलिए वह अद्भुत गति के साथ आगे की ओर लपकता है, इस बार अपने प्रतिद्वंद्वी को बेहोश करने के उद्देश्य से। भारी गति के साथ वह अपनी ताकतवर मुट्ठी डोंग के चेहरे पर मारता है, जिसने चोट का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन बेकार। डोंगू को चेहरे पर एक किक पड़ी, जिससे मुझे लगा कि उसका पसंदीदा भोजन पिटना है। वैसे भी उस कपटी किक से उसके सहपाठी उसके लिए चिंता में पड़ जाते हैं, क्योंकि यह उसे उड़ाते हुए फिर से गिरा देती है। लड़ाई को अनफोल्ड्स होता देख डॉयल की प्रतिक्रियाओं में चिंता या फिक्र के कोई संकेत नहीं दिखते। ऐसा लगता है जैसे उसे इस लड़ाई के परिणाम की परवाह नहीं है। अच्छा, कुछ क्षण बाद डोंगू के सिर को बार बार जमीन पर उसकी स्थिति की याद दिलाने के लिए मारा गया। उसका प्रतिद्वंद्वी उस पर चिल्लाते हुए और दहाड़ते हुए उसे नीचे रहने के लिए कहता रहा, अपनी पूरी ताकत से उसे कोसता रहा। पूरी तरह से अपनी ताकत से वंचित वह व्यक्ति डोंगू के घायल शरीर को देखता रहा, उसे एक परेशान करने वाले कॉकरोच की तरह मानते हुए जो अपनी जगह नहीं जानता। लड़ाई खत्म होती दिख रही है, क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी गुस्से में हट जाता है। जो कोई भी उसके करीब आता है उसे धक्का देते हुए। डोंगू और उसके दोस्त के बीच की बातचीत जारी रखते हुए वह रुका और इस बात से सहमत हुआ कि डुएल और वे बहुत अलग थे। वह कभी भी डॉयल की तरह एक राक्षस बनने की उम्मीद नहीं कर सकता, लेकिन वह वैसे भी यही नहीं चाहता है। जिम्नेजियम में एक तेज गूंज होती है। डोंगू पूछता है कि उसका प्रतिद्वंद्वी कहाँ भाग रहा है, जब लड़ाई अभी खत्म भी नहीं हुई है। ये कांगवुक को रोक देता है, जैसे किसी ने उससे अभी पूछा हो अंग्रेजी या स्पेनिश या कुछ और। जैसे ही कांगवुक मुड़ता है, उसका चेहरा देखने लायक नहीं रहता, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वह दांत पीसता है, दांत दबाए अपनी नाराजगी को काबू में करते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी पर एक और वार के साथ सीधा हमला करता है। डोंगू को झोंबी कहते हुए वह एक पूरा स्विंग जाब डोंगू के चेहरे पर मारता है। इस तरह का हमला जो आपकी लड़ाई जारी रखने की प्रेरणा को लगभग छीन लेता है। फिर भी इतने दर्द का सामना करते हुए डोंगू स्थिति पर निराश होने के बजाय मुस्कुराता है। कांगवुक सोचता है कि लड़के ने अपना दिमाग खो दिया है, हालांकि हमला पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें दर्द न पहुंचाना असंभव है। तीव्र प्रतिक्रिया करते हुए डोंगू आक्रामक रूप से आगे बढ़ता है, जिससे कांगवुक घबराकर सतर्कता से बचता है। दृश्य उनके शिक्षक डोइल के साथ साझा की गई बातचीत की ओर बढ़ता है, कांगवुक जैसे प्रतिद्वंद्वी को कैसे हराना है इस पर सवाल उठाते हुए। तब डॉयल ने उन्हें एक आसान संकेत दिया कि वह निश्चित रूप से कांगवुक को हरा देगा, जिसका मतलब है कि अंततः वह जीत जाएगा जैसे जैसे लड़ाई जारी रही। और यही अभी हो रहा है, क्योंकि भले ही कांगवुक उसके पेट में एक जोरदार मारता है, डोंगू के चेहरे पर एक गुस्से वाला भाव है। ये लड़का अब पूरी तरह बदल गया है। कांगवुक को विश्वास नहीं हो रहा है कि वह वास्तव में किसी को मार रहा है, और उनकी प्रतिक्रिया ऐसी है। अपनी बातचीत में डोइल ने अपनी सोच समझाई। उसने बताया कि एक सामान्य लड़ाई 3 मिनट से ज्यादा नहीं चलती और उसके बाद केवल इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि कांगवुक और डोंगवू के बीच भारी वजन का अंतर नहीं है। लड़ाई का एकमात्र निर्धारण कारक इच्छा शक्ति होगा, और यही डोंगवू के प्रशिक्षण का उद्देश्य रहा है इस पूरे समय के दौरान। हालांकि कांगवुक को ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। इसका मतलब था कि 3 मिनट के बाद उसकी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। लो और देखो, पहली मार लगती है। डोंगवू आखिरकार कांगवुक को एक शक्तिशाली प्रहार से जड़ देता है, जिससे वह लड़खड़ा जाता है। थकावट उसके पैरों को खोखला कर रही है। अपने बेवकूफ गुस्से की वजह से इस मूर्ख ने इस तरह की लड़ाई में बहुत अधिक ऊर्जा बर्बाद कर दी। इससे उसकी गति को बहुत हानि हुई, जिससे डोंगवू को दूसरा हमला करने का मौका मिला। चेहरे पर एक दर्दनाक घुटना, जिससे कांगवुक अपने घुटने पर गिर जाता है। अपने प्रतिद्वंद्वी के लगभग बेकार हो जाने पर डोंगवू एक शक्तिशाली पंचों का गुच्छा फेंकता है कांगवुक के शरीर पर, जैसे कि वह एक निष्क्रिय पंचिंग बैग हो। डोंगवू एक मजबूत अपरकट के साथ खत्म करता है, जो कांगवुक की ठोड़ी पर लगता है। महीनों की ट्रेनिंग से बनी सहन शक्ति के कारण लड़ाई जीतने योग्य दिख रही है। लेकिन धोखा मत खाइए, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जब डोंगवू इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था, तो उसे कांगवुक की मजबूत मुट्ठी ने नुकसान पहुंचाया। डॉयल की बातचीत पर लौटते हुए उसने उल्लेख किया कि उनकी रणनीति लड़ाई में जाने के लिए इच्छा शक्ति का उपयोग करना होगा, जो विशाल शारीरिक शक्ति के साथ जोड़ी जाएगी। कांगवुक जोरदार हमला करता है, लेकिन लड़ाई बराबर लगती है, क्योंकि डोंगवू हर हमले का जवाब देता है। दोनों एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं और फिर तुरंत जवाबी हमला कर रहे हैं। हर वार से उनके शरीर झटके से पीछे हो रहे हैं। डोयल ने उसे एक साधारण सलाह दी थी, जिसका पालन हर कोई कर सकता है। उसने कहा था कि जब वह खुद को सबसे कमजोर महसूस करे, उसी समय उसे अपनी शरीर से एक और प्रयास के लिए जोर लगाना चाहिए था। डोंगवू उस सलाह को अपनी आत्मा में समेटता है जैसे ही वह आगे बढ़ता है। हर बार जब उसे उसके गुंडों द्वारा बेरहमी से पीटा गया था, उसे याद करता है कैसे कांगवुक ने हर मौके पर उसे बेवकूफ बनाया। उसके गुंडे उससे खेलते थे। उन सभी क्षणों को वह अपने लिए हथियार बनाता है। इस कमीने को धूल चटाने का एक कारण डोंगवू की आंखों में नए दृढ़ संकल्प की लौ है, लड़ने की इच्छा। वह अपने शरीर को आगे बढ़ाता है, अपने प्रदर्शन से अपने दोस्त को हैरान कर देता है। तभी उसे बातचीत के अंत में डोंगवू के शब्द याद आते हैं, जिसने निष्कर्ष निकाला कि वह स्वयं से खुश था और डॉयल जैसा नहीं बनना चाहता था। हर छात्र अपनी आंखें चौड़ी करता है,
जबकि डॉयल उन्हें सबक सिखा रहा है। लड़ाई के परिणाम से अप्रभावित दिख रहे हैं। डोंगहू का अभिप्रलयकारी अप्रकट उसकी पूरी शक्ति से भी अधिक था। अंततः लड़ाई खत्म हो गई है, जंग जीत ली गई है। कांग वूक जमीन पर है, जबकि डोंगहू अपनी स्थिति बनाए हुए है। उसके दोस्त बड़ी जीत का जश्न मनाने के लिए दौड़ते हैं, उसे प्यार से गले लगाते हैं। डोंगहू अब कमजोर, दयनीय अंडरडॉग नहीं रहा। वह अपने हाई स्कूल का नया बॉस है, और सही मायने में ऐसा ही है। प्लैकेट संगठन की रूसी शाखा की ओर एक सचिव ने उनके गुप्त संदेशवाहक को सभी आवश्यक विवरण भेज दिए हैं। स्कूल के दृश्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए डॉयल वायरलेस हेडफोन का उपयोग करके किसी से बात कर रहा है, जिससे डोंगहू को बहुत आश्चर्य होता है। वह यह भी समझ नहीं पा रहा है कि डॉयल फोन पर किससे बात कर रहा है या वे जा कहाँ रहे हैं। हमारा लड़का इस बातूनी चिंता करने वाले को नहीं झेल सकता, जो उसे ढेर सारे सवालों से परेशान करता है। वादा अनुसार डॉयल एक हफ्ते के भीतर सियोकडोंग गैंग का सफाया करना चाहता है, और यहाँ उसका पहला निशाना है। कमरे के अंदर एक गुंडा एक पढ़ाकू को परेशान कर रहा है, जैसे कि यह किसी गिरोह में एक सामान्य मंगलवार हो। वे अचानक कहीं से आ धमके घुसपैठियों से मिलने पर नाराज हैं। डॉयल इस बात पर जोर देता है कि वह अपना वादा पूरा करने जा रहा है, और कुछ ही पलों में पूरा कमरा जमीन पर पड़े शरीरों से भर जाता है। उनका ग्रुप लीडर डॉयल की नजरों से मिलने से भयभीत है। यह देखकर आश्चर्यचकित है कि सामुन्हिये के पास उसकी तरह की ताकत है। यह व्यक्ति जांग सू है, जो सियोकडोंग गैंग में चौथे स्थान पर है। लेकिन हमेशा की तरह डॉयल एक असामान्य लड़ाई शैली के साथ उसे और उसके समूह को मारता है। अपने आसपास के अस्त्र का सही उपयोग करता है। जमीन पर डर के मारे कांपते हुए जांग सू एक डरावने सवाल का सामना कर रहा है। यह जीवन और मृत्यु के बीच का चुनाव है, जो दांव को और ऊंचा करता है। डॉयल उससे कहता है कि वह ध्यान से सुने कि वह क्या पूछने वाला है। पहली चीज जो वह जानना चाहता है वह है जुआ साइट, जिसके ये बदमाश संचालन कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य युवा लोग हैं। डॉयल चाहता है कि यह जोकर नए इंस्टॉल किए गए ऐप पर जांगसू के आदमियों की संलिप्तता और सबूत सौंप दे। इस बिंदु पर जांगसू चकित है कि एक अजनबी उसके वेबसाइट के बारे में कैसे जानता है। दूसरी चीज जो डॉयल उसके लिए लाया है वह अपने बॉस वांग क्वोकहैंग को आगे बढ़ाने का आदेश है। यह डॉयल से सुमन हाई में मिलने की अंतिम तिथि है, और जब तक उसके पास समय है आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। वह डोंगू की ओर इशारा करता है। सुमन हाई के बॉस के रूप में क्वाकहू से स्कूल के बॉस के सामने घुटने टेकने की मांग करता है, और अगर वह ऐसा करता है तो कोई बेवजह की लड़ाई नहीं होगी। जोंगसू बिल्कुल हैरान है कि स्किंडियाना जोन्स यहाँ, जो देखने में एक बुद्धिजीवी और कमजोर लगता है, वास्तव में स्कूल का बॉस है। वह और भी चिंतित है कि यह आदमी शायद डोयल से भी मजबूत हो सकता है, जो कि बेहद मजाकिया है। डोंगहू ने डोयल को रोककर जो उसने सुना उसकी जांच की। हमारा लड़का सोचता है कि उसकी योजना सरल और ठोस है, लेकिन शायद उसे नहीं पता कि क्वाकहुई वास्तव में किस तरह का आदमी है। वह हर तरह से डरावने हैं, इसलिए ऐसा कुछ कहना जैसे मौत की इच्छा मांगना है। यह तर्क देते हुए कि वहां एक गैंग लड़ाई होने जा रही है। डोयल का मानना है कि यह सेमून बनाम सियोकडोंग होगा। यह वास्तव में काफी सरल है। अब तक प्रत्येक व्यक्ति जिसको डॉयल ने हराया उसके स्थान पर कोई और आ जाता है और अचानक प्रकट हो जाता है। वह परेशान हो चुका है और वह फिर से उस कठिन रास्ते पर नहीं जाना चाहता। इसके बजाय वह सीधे टकराव में सियोकडोंग को समाप्त करना चाहता है। डोंगगू बहुत डरा हुआ है, उसे यह याद दिलाने के लिए कि सियोकडोंग में उन्हें कितने बड़े संख्या में गैंग सदस्यों से निपटना होगा। वह अपना दिमाग खो रहा है, लेकिन डॉयल आभा खेती में बहुत व्यस्त है और विवरण की परवाह नहीं करता। वह जोंगसू की ओर मुड़ता है, उसे याद दिलाता है कि उनके नेता को सीधे उसके पास लाए। यहां तक कि जोंगसू भी एक नर्वस हंसी छोड़ता है, स्थिति की विडंबना की ओर इशारा करता है। आमतौर पर लोग क्वाकवा से बचते हैं जैसे उनकी जान इस पर निर्भर हो, लेकिन यहाँ यह आदमी खुद शैतान से मिलने की मांग कर रहा है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि योंगसू ऐसी प्रतिक्रिया कर रहा है। गिमचॉन में एक गोदाम में कट करते हुए हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति डर के मारे सचमुच पेशाब कर रहा है। उसके सामने जो दृश्य है वह एक राक्षस है जो अद्भुत गति के साथ हर इंसान को नष्ट कर रहा है। वह अनमैच्ड स्पीड वाला एक भूत की तरह है। जैसे ही यह यादृच्छिक गिरोह का सदस्य भागने की कोशिश करता है, उसकी गर्दन पर छुरा चलने से उसकी जिंदगी समाप्त हो जाती है। यह मनोरोगी केवल खुशी से मुस्कुराता है। जोंगसू यकीन नहीं कर सकता कि डॉयल वास्तव में उस आदमी से मिलना चाहता है जो बॉस है और हिंसक और अजेय माना जाता है। यह आदमी सचमुच सबके साथ लड़ाई कर रहा है, पूरे समूहों को बिना थके काट रहा है। दुर्भाग्यवश क्वाकवा एक व्यापार यात्रा पर व्यस्त है, इसलिए उसे अभी ढूंढना मुश्किल होगा। लेकिन जोंगसू वादा करता है कि वह डॉयल को उसके सियोल लौटने पर सूचित करेगा। यहाँ कहानी में मोड़ है। वह मनोरोगी जिसे हमने अभी देखा, जो अकेले ही समूहों को आसानी से हरा रहा था, वह वांग क्वाकुआई नहीं है। वास्तव में उसे सच्चा डर महसूस होता है जब सैतामा की डेथ फिस्ट उसके चेहरे की तरफ निशाना साधती है और वह एक ही मुक्के से उड़ जाता है और उसके दांत बाहर निकल जाते हैं। हालांकि मुझे लगा था कि बॉस भी जिकोल की तरह अस्त व्यस्त मनोरोगी होगा, लेकिन वास्तव में वह सूट में और गंभीर व्यक्ति है। सियोल गीचोल को व्हील चेयर पर हिरासत में रखा गया है। उसका जीवन हमेशा के लिए अपंग हो गया है और उसे सेल में एक अप्रत्याशित आगंतुक मिलता है। हमेशा की तरह डोयूल का नाम विज्ञापित पोस्टरों के कारण प्रसिद्ध है। चांसिक को डोयूल द्वारा सियोकडोंगहे के समूहों को हाल ही में ध्वस्त करने के बारे में पता चलता है। वह यह भी सीखता है कि असली बॉस वास्तव में डोंगू है और डोयूल इस। जोंगसू रिपोर्ट करते हैं कि कैसे ये लोग बिना सूचना दिए अंदर घुस गए और अल्टीमेटम देकर उनके नेता को बुलाने का आदेश दिया। जोंगसू सख्त रवैया अपनाता है, ये बताते हुए कि उसने खतरे को संभाला और बच्चों को सीधे घर वापस भेज दिया। चुनसिक पोस्टर फाड़ देता है, मानते हुए कि यह दुनिया सच में पागल हो गई है। उसका बहुत फैसला, बस उन्हें वैसे ही छोड़ दो। आखिरकार
डोयल कथित तौर पर वह चर्चित व्यक्ति है जिसने जीकोल को भी हराया था। चंसिक को पूरा यकीन है कि वह एक ठग है। झूठा दावा किया कि उसका नाम खुद से प्रचारित किया गया था। उसके लिए डायल एक तरह का ध्यान खींचने वाला बच्चा लगता है जो इधर उधर झूठ फैलाता है। इसलिए असलियत में कोई भी नहीं मानेगा कि जी क्योल ने उससे हार मान ली, जिसका मतलब है कि वह सियोक डोंगहा के साथ भी ऐसा ही करना चाहता होगा। चूनसिक सोचते हैं कि ये ध्यान खींचने वाले कीड़े दिन के अंत में कीड़ों से ज्यादा कुछ नहीं है। किसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए और ध्यान से वंचित रहना चाहिए। अपनी स्कूल में वापस डोयल आराम से खुद का आनंद ले रहा है जब डोंगहुई चिंतित स्वर में पूछता है कि क्या वास्तव में क्वाकहुई उनके स्कूल आएगा। वह सबसे बुरी स्थिति से डरता है अगर क्वाकवा आता है, लेकिन दोयुम को भरोसा है कि वे किसी न किसी तरह उनके गिरोह के नेता को हरा पाएंगे। लेकिन डोंगो सोचता है कि यह लड़का अपनी क्षमताओं को अधिक समझ रहा है क्योंकि उसे सियोक डोंग गिरोह के नेता के बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता। वह बहुत क्रूर है, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव सीमाओं को पार कर चुका है। एक इंसान के रूप में जाने जाने के बावजूद उसकी ताकत आपको सवाल में डाल देती है कि वह वास्तव में इंसान है या नहीं। दोयुम और अधिक पूछताछ करता है, जिससे डोंगहू ने उसे क्वाकुई के बारे में सुनी एक अफवाह की कहानी सुनाई। जाहिर है इस आदमी ने एक चिड़ियाघर से भागे एक भालू को मारने के लिए जिम्मेदार था। यह भालू तबाही मचा रहा था और लोगों को डरा रहा था जब तक कि वह वहां नहीं आया। इस भालू को मारने के लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार था और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वांग क्वाई खुद था। अपनी शराब का आनंद लेते हुए डोयल झपकते भी नहीं है, जबकि डोंगू मौत के मारे डरे हुए हैं। डोयल का तर्क है कि अब तक वे जितना आगे आ गए हैं उनके हालात पर अफसोस करने का कोई मतलब नहीं है। जब वे अपनी बातचीत कर रहे हैं, एक गुप्त जासूस उनकी बातचीत सुन रहा है। डोयल आत्मविश्वास से निष्कर्ष निकालता है कि गिरोह का नेता निश्चित रूप से सैमून में आएगा। जोंगयू और चूनसिक की बैठक में जोंगयू इस तथाकथित ध्यान आकर्षक डोयल के बारे में बात करता है जो उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है और कीहो की तरह उत्पात मचा सकता है। चुनसिक को याद है जेहो जो नेशनल फेडरेशन से है, लेकिन वह आदमी इतना शक्तिशाली है कि जोंगसू उनके खिलाफ सामना नहीं कर पाता। चुनसिक को नहीं पता जंगसिक के गले में मानो उसकी सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि ठीक वही हुआ था जब उसने डोयल के खिलाफ सामना किया। वह लगभग मर गया था। चुनसिक की लड़कियां ढेर सारे स्नैक्स के साथ आती हैं। वह उनसे बातचीत करता है, खुद को स्योकडोंग का सदस्य बताता है और पता चलता है कि लड़की छेओंगिल हाई से है, जहां उनके गैंग का एक सदस्य भी पड़ता है। जब वह लड़कियों में डूबा हुआ है, चुनसिक को एक लड़की की चिंता करते देख जंगसू परेशान हो जाता है और अपने आदमी की नहीं। डोयल जंगसू के निवास पर गया ताकि वह हमेशा उसे काले और नीले रंग में पीट सके अगर वह उनके सौदे से गद्दारी करता है। लेकिन अगर वह चुनसिक को स्थिति की सच्चाई बता देता है और कैसे उसके आदमियों को बुरी तरह पीटा गया, तब वह वास्तव में मारा जाएगा। बेचारा जोंगसू पागल हो रहा है, एक विकट परिस्थिति के बीच फंसा हुआ। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ उनके मुखिया को एक बड़ी समस्या के बारे में सूचना देने आता है। सियोक्यू की कार्यशाला को अभी अभी हैक किया गया है, जिससे चुनसिक को गहरा सदमा लगा है। और जब मैं आपको बताऊंगा कि इन लोगों ने क्या किया, डोंगू यहाँ प्यार के साथ मजाक कर रहा है, उनकी जानकारी हैक हो जाने पर अपमानजनक ढंग से उनका मजाक उड़ा रहा है। चुनसिक को स्कूल के बॉस से एक उचित संदेश मिलता है कि तुरंत सिमून पहुंचे। जोंगसू को एहसास होता है कि यह वही लोग होंगे। चुनसिक कॉल लेता है और पता चलता है कि सियोडेमुन वर्कशॉप लूट ली गई। और जब वह डोंगू का नाम सुनता है, उसका खून खौल उठता है। जैसे ही वह अपने अंगुलियों के बीच फोन को तोड़ देता है, दृश्य कटकर डोयल पर जाता है। उसके आम हाव भाव निश्चल सिग्मा पुरुष मैं नायक हूं के अंदाज में। अपनी बाइक के सामने रुकते हुए डोयल को किसी की उपस्थिति का आभास होता है और वह तुरंत उन पर प्रक्षेप्य फेंकता है जो उसे छुपकर पीछा कर रहे हैं। चुनसिक अपने भ्रम के कारण बहुत गुस्सा हो रहा है, अपने अधीनस्थ से स्पष्ट रूप से बोलने की मांग करते हुए। जैसे यह पर्याप्त नहीं था, कोई उनके दरवाजे को खोल देता है। ये वांग क्वाकवे हैं, उनके बॉस वापस आ गए हैं और उनकी मात्र उपस्थिति से वे सभी अपने नेता को बड़ा सम्मान देने के लिए झुक जाते हैं। चुनसिक पसीने से लथपथ है। वह इस विशालकाय के सामने टांगों में पूंछ लिए बिल्ली की तरह दिखता है। वह अपने बॉस का सही तरीके से अभिवादन न करने के लिए माफी मांगता है, लेकिन क्वाकवाई को उन बातों की ज्यादा परवाह नहीं है और तुरंत सो मून के नक्शे पर स्थान के बारे में पूछता है, जबकि वह शराब पी रहा है। हैरान चुनसिक उलझन में पूछता है। क्वैक 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 बोतल को नजदीकी दीवार पर मारता है। उसके इरादे छिपे हुए हैं क्योंकि दृश्य उसके गिचोल के साथ बंदी में बातचीत पर कट जाता है। क्वैक 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 एक लूले व्यक्ति के साथ बातचीत साझा करने पर काफी निराश है, जो कभी एक शक्तिशाली और निर्दयी गिरोह का नेता था। शीशे की खिड़की पर हाथ रखते हुए जिशेल उसे धमकी भरी नजर से देखता है और क्वाकुई की सुरक्षा की कामना करता है। ये मूल रूप से उसका यह कहने का तरीका है कि तुम्हें जहां तक, और जिकेल ये टिप्पणी करता है कि एक छोटा सा पल जीवन भर की चोट और दर्द का कारण बन सकता है। उसके अंतिम शब्दों ने सिमून हाई स्कूल के छात्रों के बीच एक शैतान जितना दानव जीवित रहने के अस्तित्व को नोट किया, और इसी वजह से क्वाकहुई ने सुमन हाई के खिलाफ युद्ध की तैयारी के लिए अपनी सेना को तुरंत तैयार करने का आदेश दिया। अब डॉयल अपनी अमेरिकी तरीकों पर कायम है और सवाल उठाता है कि क्या सुनहरे बालों वाला व्यक्ति ही उसे इस समय गुप्त रूप से जासूसी कर रहा है। जाहिर है डॉयल को इस व्यक्ति का कप्तान होना चाहिए था, जो उसकी पूर्व टीम से संबंध का सुझाव देता है।